कल हमने जो है बात किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिनमें दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है और एक बार में कितने कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है, केवल एक कैरेक्टर। इसे हमने कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम दो कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर कर रहे हैं और दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कल हाइट को कंसीडर किया था। हाइट के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, कौन कौन से थे? एक तो टॉल था, दूसरा ड्वार्फ। दो ट्रेट है इसके, ठीक है, कैरेक्टर एक है, ठीक है ना। एक बार में कितना कैरेक्टर? एक कैरेक्टर को लिया है। इस तरह के क्रॉस को हमने क्या कहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इससे बने हुए ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं? देखिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, दोनों क्या है? कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग मतलब दोनों विपरीत है, दोनों एक दूसरे की। एक टॉल है तो दूसरा शॉर्ट है, ड्वार्फ है ना? दोनों में अंतर है। तो दोनों से जो बनेगा, टॉल और ड्वार्फ से मिला करके जो प्लांट बना, वो कहा जाएगा हाइब्रिड, ठीक है ना। प्योर नहीं होगा। प्योर कौन कहा जाएगा? जिसके 6 से 7 जनरेशन जो पिछली उसकी पीढ़ी है, उसके मम्मी पापा, उसके भी मम्मी पापा, उसके भी मम्मी पापा सारे टॉल हुआ करते थे। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि उनके कोई भी मम्मी पापा ड्वार्फ थे। सारे मम्मी पापा कैसे थे उसके? टॉल, ठीक है। इसे कहा जाएगा प्योर। हमने क्या बनाया अभी? हमने एक को टॉल लिया, दूसरे को क्या लिया? ड्वार्फ। प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल, प्योर डॉट, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो जो ऑफस्प्रिंग बने वो बने थे हाइब्रिड। कैसे थे? हाइब्रिड। और कौन से हाइब्रिड थे? मोनोहाइब्रिड। कैसे थे? मोनोहाइब्रिड। एक जरा क्या कहा गया? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड समझ गए। डाई हाइब्रिड के लिए जैसे मैंने बताया, डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर किया, ठीक है, दो कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर किया था। जैसे हम सीड का कलर ले लेते हैं, ठीक है, सीड का कलर ले लेते हैं और सीड का शेप ले लेते हैं। सीड के कितने कैरेक्टर कंसीडर किए एक बार में? दो कैरेक्टर। इस तरह का क्रॉस क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैंने करके दिखाया था, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी में सारे जो थे वो कैसे थे? डोमिनेंट कैरेक्टर वाले बनने थे। कैसे बनने थे? डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, ठीक। इतनी बात सभी को समझ आ गई थी? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेंडल का पहला रूल क्या नाम था? लॉ ऑफ मेंडल कहते थे कि जब एक प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से, एग्जांपल के तौर पे बताया उन्होंने, एक प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से हम क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे दिखते हैं? टॉल दिखते हैं, ठीक है। ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं दिखता है। यानी कि जो पहली पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ऐसा नहीं था कि ड्वार्फ वाला एलील नहीं था, ड्वार्फ वाले एलील भी थे, लेकिन ड्वार्फ एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में कौन सा एक्सप्रेस हुआ, यानी कौन सा दिखा? केवल हमने जब पौधों का क्रॉस करवाया, क्रॉस कराने के बाद जो सीड बने, उन सीडों को हमने जब खेतों पर बोया, तो बोने के बाद जो सारे पौधे बने वो लंबे पौधे दिख रहे थे। कहीं पर भी वहां पर बौना पौधा, एक भी पौधा बौना नहीं बना, ठीक। इसको मेंडल ने कहा था कि जब पहली पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही अपनी आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। बात इतनी समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल एक कहा था कि जब भी हम किसी भी कैरेक्टर को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, तो हम उसको एक अल्फाबेट दे देते हैं। मान लेते हैं मैं किसी का कलर पढ़ रहा था, सीड का कलर पढ़ रहा था, ठीक। सीड के दो कलर होते हैं, या तो ग्रीन होता है या तो येलो होता है, दो कलर होते हैं, ठीक। तो मुझे एक अल्फाबेट चुनना पड़ेगा, ABCD में से एक अल्फाबेट, ठीक है।
मैंने कहा एक होता है येलो और एक होता है सीड का कलर कैसा, ग्रीन। दो कलर होते हैं, दोनों में से क्या चुनना है, केवल एक। क्यों एक को चुनना है, क्योंकि डोमिनेंट वाले का हमेशा अल्फाबेट चुना जाता है। किसका अल्फाबेट चुना जाता है, डोमिनेंट वाले का। जैसे मैं बात कर रहा था सीड के कलर की, है ना, सीड का कलर एक था येलो और एक था ग्रीन, ठीक है। जो येलो कलर है वो होता है डोमिनेंट, और जो ग्रीन कलर होता है वो होता है रिसेसिव। किसके लिए, सीड के लिए। सीड के लिए येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव। एक अल्फाबेट एक कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा है, सीड का कलर। सीड का कलर क्या है, दो कलर है, येलो और ग्रीन, ठीक है। अल्फाबेट चुनने की बारी है, हमें चुनना है, यहां पर देखना है दोनों में से कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव। येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। येलो के लिए हमने लेटर चुन लिया वाई। अब ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन के लिए हम जी लिख दे और कह दे सर ये तो जी चुन लिया है और स्मॉल वाला जी बना दिया है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, दिक्कत है ना। हमने एक लेटर चुन लिया है ना सीड के कलर के लिए, कौन सा, वाई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा वाई, कैपिटल की स्मॉल। स्मॉल क्यों, स्मॉल इस बात को दर्शाता है कि ये रिसेसिव है, ठीक है, ये क्या है। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर आप कंसीडर करोगे उनको आप इसी तरीके से दिखाओ। जैसे सीड के शेप की अगर मैं बात करूं, सीड के दो शेप होते हैं, कौन कौन से, राउंड और रिंकल। झुर्रीदार एकदम। तुमने कभी मटर की फली में एकदम सिकुड़ा सा बीज नहीं देखा है, चिपका सा, वही तो है। सीड के दो शेप, एक है राउंड और दूसरा है सीड के कितने शेप, दो शेप, एक है राउंड और दूसरा राउंड एंड रिंकल। अब इनमें से हमें अल्फाबेट चुनना है, एबीसीडी का एक अल्फाबेट, एबीसीडी का एक अल्फाबेट ले ले तो हमें इनमें से डोमिनेंट वाले का लेना है। राउंड होता है डोमिनेंट और ये रिंकल होता है रिसेसिव। तो हमने अब एबीसीडी का चुन लिया आर। क्या चुन लिया, अब ये क्या लिख दिया इसका, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव। आप आगे जेनेटिक्स में कभी भी कितनी भी आगे जेनेटिक्स पढ़ लेना, कितने भी इसके एलील कितने भी बन जाएं, यानी अभी आप आगे जाओगे तो आप खरगोश की स्किन का कलर देखते हो तो वहां पर 4 तरह के कैरेक्टर बनते हैं, 4। यहाँ 2 पढ़ रहे हो ना, यहाँ 2 तरह के, एक राउंड और रिंकल्ड, वहां 4 बनेंगे। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन में 4 तरह के आपको फिनोटाइप दिखेंगे, ए बी ए बी ओ, 4 बनते हैं। वहां कहानी फंस जाएगी। मैंने एक बात बता दी आपको, एक रूल फॉलो करना हमेशा, क्या, अभी से लेकर के जब तक जेनेटिक्स पढ़ोगे, एक अल्फाबेट एक कैरेक्टर। हमेशा एक अल्फाबेट चुन लेना और उसके बाद उनमें ही बदलाव करना। जैसे एक गुण और बढ़ जाता, आर डैश लगा दीजिए, सुपरस्क्रिप्ट लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। वो हमेशा इन्हीं में से कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। एक अल्फाबेट एक कैरेक्टर, यूनिवर्सल रूल, ठीक है। एक बात समझ में आई, ठीक है। आगे बताऊं, अब हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझना है मेंडल के अकॉर्डिंग। मेंडल ने किस प्रकार से लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताया था, ठीक है। मेंडल ने कहा जब प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में कैसे प्लांट बनते हैं, केवल टॉल बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, हाइब्रिड इसलिए लिखा क्योंकि ये टॉल था, ये ड्वार्फ था। एक टॉल और एक ड्वार्फ दोनों के मिलने से जो बना वो कैसा हुआ, हाइब्रिड। क्या हुआ, दोनों प्योर थे लेकिन जो बना वो क्या हो गया, इम्प्योर, है ना, हाइब्रिड। जैसे दूध और पानी, दूध का कैरेक्टर अलग, पानी का अलग। पहले प्योर मिल्क था, दूध में पानी मिला दिया, अब क्या हो गया, इम्प्योर, हाइब्रिड, ठीक है। वही यहाँ पर हुआ,
ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ठीक है, अब टॉल के लिए हमें क्या लिखना है, इसका जीनोटाइप। टॉल के लिए क्या लिखना है, इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप बेटा ये होता है उसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। हर एक कैरेक्टर का जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, हर एक कैरेक्टर का। जैसे मेरी हाइट किस लेवल की है, मेरे स्किन का कलर किस लेवल का है, इसका एक जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन होता है। साइंटिस्ट अगर जो है लिखना चाहेंगे इसको, तो वो इसको जेनेटिक फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा ना लिखेंगे कि मेरा स्किन बहुत फेयर है या बहुत डल है या मैं एल्बाइनो हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। वो केवल जो है अपनी जेनेटिक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी लिखी। अब इसे हमें किस प्रकार से, टॉल है तो हम मेंडल की भाषा में इसे दिखाना चाहते हैं। तो टॉल है, प्योर टॉल है, तो प्योर टॉल है तो हमें लिखना होगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्या बोला, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, दो कैपिटल टी लिखने पड़े। प्योर है ना, क्या है, प्योर है। प्योर है यानी दोनों एक जैसे दिखने वाले होंगे। दो टी क्यों लिखे, हाइब्रिड कंडीशन, दो टीज लिखे इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, पेयर। ये भी कैसे हैं, पेयर फॉर्म। ठीक है, इसका लिखूं मैं। अब ड्वार्फ को दिखाना चाहता हूं। मेंडल किस प्रकार से ड्वार्फ को दिखाएंगे, वो कहेंगे स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, ड्वार्फ है वो भी कैसा है, प्योर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, कोई दिक्कत। अब मेंडल ने इनका बनाया होगा गैमीट। गैमीट हमेशा जब भी जो है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पर गैमीट बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा से पापा से आया स्पर्म और मम्मी से आया ओवम, गैमीट आए हैं। और उन गैमीट में मम्मी के पास थे 23 क्रोमोसोम, पापा के पास थे 23 क्रोमोसोम, मिला करके बना 23 पेयर क्रोमोसोम, मिला के बना है। तब हमारे अंदर 23 पेयर नया कैरेक्टर दिखा। मम्मी और पापा के दोनों के कैरेक्टर मिल गए, उनका एक क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम, पापा का नंबर 1 क्रोमोसोम, दोनों मिले। ठीक है, दोनों मिले और एक सेल के अंदर जब वो दिख रहे हैं, दोनों साथ में है, तब वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में। अब गैमीट बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझ लो थोड़ा सा। गैमीट बनाना है। गैमीट बनाने के लिए सबसे नंबर 1 रूल है यहाँ पर, आप क्या करो, अगर ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, गैमीट बनाने में कोई समस्या नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, गैमीट बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर हम अभी बनाने जा रहे हैं। कितने टी हैं यहाँ पर बेटा, ठीक है, ये बन गई गैमीट, ये बन गई गैमीट इस टाइप। यहाँ पर बनाना चाहते हैं गैमीट। देखो बेटा, बाहर भी शोर हो रहा है, क्लास के अंदर भी शोर करोगे तो थोड़ा सुनाई नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट करके 2 मिनट समय दे दो यहाँ पर, कुछ टाइम थोड़ा सा। यहाँ पर जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, भले ही मैथमेटिक्स लेना है तुमको, बायो नहीं पढ़नी है क्लास 12th 11th 12th में, लेकिन अगर भविष्य में तुमको नेस्ट का एग्जाम देने का मन किया है ना, किसका एग्जाम देने का मन किया, नेक्स्ट नहीं, नेस्ट। नेस्ट जैसे हमारे IITs होते हैं, वैसे NISER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 2 इंस्टीट्यूट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में सुना होगा आपने। एक और इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जहाँ पे आपको डुअल डिग्री MSc और BSc, आप सोच रहे हो कि सर यही तो BSc MSc है, वो नहीं है। आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैल्यू पता होगी, क्या वैल्यू है उसकी। आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्लास 12th के बाद होता है। ठीक है, और इसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, चारों आते हैं। ठीक है,
डाल सभी सकते हैं फॉर्म, बायो वाला भी डाल सकता है, मैथ वाला भी डाल सकता है, ठीक है। जो दोनों पढ़ रहा है वो भी डाल सकता है, सीबीएसई में तो रूल भी है कि दोनों पढ़ सकते हैं साथ में। इसको देना पड़ेगा, इसके थ्रू हमें एडमिशन मिलेगा वहां पर जहां पर हम रिसर्च ओरिएंटेड ग्रेजुएशन करते हैं। आईआईटी में जाकर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, वहां पर साइंस के बारे में, प्योर साइंस के बारे में, जैसे आईआईएससी के बारे में मैंने एक दिन बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग आईआईटी से अच्छी होती है। आईआईएससी की रैंकिंग वर्ल्ड की जो इंस्टीट्यूट है ना, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में इंडिया के आईआईटी से अच्छी होती है। जब वर्ल्ड रैंकिंग आती है ना यूनिवर्सिटीज की, कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज, डिफरेंट टाइप की जो यूनिवर्सिटी आती है, मैसाचुसेट्स, हर जगह की, तो वहां पर आईआईएससी का नंबर आईआईटी के ऊपर होता है, जेएनयू, आईआईटी, इनसे भी ऊपर होता है आईआईएससी का। एक ही इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में केवल, ठीक है। वैसे ही एक इंस्टीट्यूट है NISER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और बार, जहां पर आपको जो है 300 सीटों के साथ में ये एंट्रेंस देने के लिए आपको पढ़ना है। और वहां पर मेन जो कोर पार्ट है वो जेनेटिक्स का ही पूछा जाता है। मेन जो आपको आगे चल करके परेशान करेगा, अगर आप मैथ भी लेते हो, अगर ये एग्जाम दोगे तो वहां पर यही चीज है जो आपको परेशान करेगी, ठीक है। चलो फिर कभी बात करेंगे हम आगे, कभी जब आप एलिजिबल हो जाओगे इस चीज के, अगर हम जुड़े रहे तो हम बात करेंगे इसकी, नहीं होगा तो आप नेट वगैरह में तो देख ही सकते हो, कभी 12th में पहुंच जाओगे। सर ने बताया था नेस्ट के बारे में, तो पढ़ेंगे। एक IAT भी होता है, इंडियन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जो है हमें IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में एडमिशन मिलता है। 1800 सीटें हैं, BS और MS डुअल डिग्री के साथ में हमें 5 साल का कोर्स होता है, जहां पर हम BS और MS की डिग्री कंप्लीट करते हैं। BS बैचलर ऑफ साइंस, MS मास्टर ऑफ साइंस, MSc नहीं, BS और MS। वहां पर भी आप रिसर्च ओरिएंटेड साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर आपको सरकारी स्कॉलरशिप बेस्ड आपको पढ़ने के लिए मिलता है, 4-5 हज़ार स्कॉलरशिप मिलती है, रिसर्च करते हो, और वहां से जब आप पढ़ के निकलते हो तो आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाकर या तो रिसर्च करते हो और या तो जो है प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। तो अगर कभी मन होगा आपका ये सब करने का तो रिसर्च आगे जो है देखिएगा इन सब एग्जाम्स के बारे में। तो अभी ध्यान से, है ना, कुछ टाइम के लिए, थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर दिमाग लगा, ठीक है। बताऊं मैं क्या बना यहाँ पर? गैमीट बनाया। प्योर ड्वार्फ की गैमीट क्या बनी? स्मॉल टी। और यहाँ पर भी क्या बना? स्मॉल टी। 2 स्मॉल टी बन गए, ठीक है। एक ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक। अब इनके बीच में हमें क्रॉस कराना था, ठीक है। यहाँ पर अब क्रॉस कैसे हुआ होगा, हमें यूज करना पड़ेगा पुनेट स्क्वायर का। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? RC पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्क्वायर दिया था, जिसमें हम एक साइड में रखते हैं मेल गैमीट को और दूसरे साइड में रखते हैं फीमेल गैमीट को, बस और कुछ नहीं। मान लेता हूँ इस साइड में मैं रखता हूँ मेल को और इस साइड में रखता हूँ मैं फीमेल को। ये कह देता हूँ मेल है और ये कह देता हूँ फीमेल है। तो एक साइड में मेल गैमीट को और एक साइड में फीमेल, कोई दिक्कत? देखिए, एक साइड में फीमेल गैमीट को, एक साइड में मेल गैमीट को, ठीक है। 4 ही क्यों बनाए डिब्बे मैंने? यहाँ पर 1 2 3 4 गैमेट कितने बने? 1 2 3 4, कितने डिब्बे बना दिए? पता ही समझ में, ठीक है। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ठीक है। कुछ खासियत दिखी यहाँ पर? क्या दिख रहा है? सारे के सारे बन क्या रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। मेंडल को भी यही पता चला था। मेंडल ने जब पौधे लगाए तो सारे पौधे लंबे बने। याद करिए, मैंने कहा था जब एक लंबे पौधे को मेल कंसीडर किया था, पौने पौधे को फीमेल कंसीडर किया था और दोनों का पॉलिनेशन कराया था। पॉलिनेशन कराने के बाद जो सीड बन के तैयार हुआ, उस सीड को बोया खेतों में, तो खेतों में बोने के बाद जो पौधे तैयार हुए वो कैसे थे? सारे के सारे टॉल। तो यहाँ से आप देख सकते हो रिजल्ट से, 1 2 3 4 पौधे बने, वो सारे कैसे हैं? टॉल, ठीक है। बात आई समझ? ये कौन सा रूल है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बता रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस?
इस पीढ़ी में आप देख सकते हो F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में एक खासियत है, क्या स्मॉल टी गायब हुआ है? आप देख के बताओ, कहीं स्मॉल टी चला गया क्या? नहीं गया। अगर है तो दिख नहीं रहा है। किसकी वजह से नहीं दिख रहा है? कैपिटल टी की वजह से नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डोमिनेंट। किसके ओवर डोमिनेंट है? स्मॉल टी। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि डोमिनेंट ही अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं जब हम दो प्योर प्लांट के बीच में क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। जब दो विपरीत लक्षणों वाले प्लांट्स के बीच में हम क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में केवल वही पौधे दिखते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, या कह दे वही पौधे एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप। ठीक, बात आई समझ में? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन से हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर कितने कैरेक्टर लिए गए हैं? टॉल और ड्वार्फ है ना, है तो ये दोनों हाइट के। एक कैरेक्टर चुना है। ठीक, अगला रूल आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बताऊं उसको मैं? यस सर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझते हैं। मेंडल ने अब क्या किया, ये सारे पौधे तो थे कैसे? टॉल थे। अब इन टॉल पौधों को लेकर के मेंडल ने क्या किया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सारे पौधे तो लंबे थे, मेंडल ने वही करके पॉलिनेशन करके बीज तैयार किया, बीजों को बोया, बोने के बाद सारे पौधे लंबे बने। अब उन पौधों को आपस में क्या करा दिया उनका, एक को मेल चुना, एक को फीमेल चुना, दोनों का क्या करा दिया? पॉलिनेशन। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपस में ही इनका क्रॉस करवाया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो अब यहाँ पर भी बीज बने होंगे, इन बीजों को इकट्ठा किया, फिर अगले खेतों में बो दिया जाकर। जब वहां पर इन खेतों में बोया तो इनके रिजल्ट क्या है सामने, वो देखते हैं। जब इन्होंने हाइब्रिड टॉल के साथ में क्रॉस करा दिया, दिख रहा है ना सबको? इस कुर्सी की वजह से ऐसे तो नहीं दिख रहा है। जब हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल के साथ में क्रॉस करा दिया, तब रिजल्ट क्या आता है? अब देखते हैं। सबसे पहले एक रूल है, अब क्या करना है आपको? गैमीट बनाना है। हाँ, वेरी गुड, गैमीट बनाना है। ठीक, गैमीट देख सकते हैं यहाँ पर, एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, गैमीट बन गए गैमीट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने ये आरसी पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉस किया था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। चलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। कितने डिब्बे बना दूं? चार। एक साइड में मेल, एक साइड में फीमेल। ऊपर लिखता हूं मैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, इधर लिखता हूं कैपिटल टी। दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम। आप क्रॉस करा के देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इस टी का इस टी के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस छोटे टी का इस वाले टी के साथ में मल्टीप्लाई, इस छोटे वाले टी का इस वाले टी के साथ में मल्टीप्लाई। यहाँ रिजल्ट देखिए, कैपिटल टी, ये तो टॉल है, वो भी कैसा? प्योर। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा है? टॉल है, लेकिन यहाँ एक टी कैसा है? स्मॉल वाला है, तो ये क्या है? हाइब्रिड है ना। टॉल तो है लेकिन कैसा है? हाइब्रिड। यहाँ पर भी ये कैसा है? हाइब्रिड टॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक खास चीज समझ में आ रही है, स्मॉल टी, ये क्या बता रहा है? अच्छा, जो चीज क्रॉस कैसे करा रहे हैं समझ में नहीं आया। क्रॉस कैसे करा रहे हैं देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया गैमीट बनाना। ये समझ में आया, ये मैंने कहाँ से लिया है? जब मैंने ये वाली जनरेशन में प्योर टॉल का प्योर ड्वार्फ के साथ में क्रॉस कराया, तो हमें जो है ये रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट कैसे मिला है? मैंने कहा था टॉल है, प्योर टॉल है, तो उसको लिखने का तरीका है कैपिटल टी। प्योर वर्ड यूज कर ले, कोई प्योर वर्ड यूज कर ले। टॉल के लिए प्योर यूज किया है तो क्या लिखोगे? कैपिटल टी, है ना, दोनों सेम लिखना होगा। ठीक,
अब इन दोनों का क्रॉस करवाना है हमको, तो एक को मेल कंसीडर कर लो और एक को क्या कर लो, फीमेल कंसीडर कर लो। ठीक है, आप ऐसे स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बनाने के बाद इनकी गैमीट बनानी होगी आपको। गैमीट बनाने के लिए दोनों को आप सिंगल सिंगल लिख लो। जैसे इस वाले टी में 2 टी है तो दोनों टी को क्या कर लिया, इधर सिंगल सिंगल लिख लिया। यहाँ कितने टी है, 2 टी है, एक स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी है, दोनों को हमने सिंगल सिंगल लिख लिया। और फिर हमने एक स्क्वायर बनाया। फिर स्क्वायर बनाने के बाद एक साइड में मेल वाला, एक साइड में फीमेल वाला। यहाँ साइड में दोनों कैसे रखे हुए, स्मॉल वाले। यहाँ साइड में कैसे दोनों रखे हुए, कैपिटल वाले। क्या करना है, मल्टीप्लाई, केवल सिंपल मल्टीप्लाई। इस टी का इस टी के साथ में मल्टीप्लाई, क्या बना, कैपिटल टी। इस वाले टी का फिर इस वाले टी के साथ में मल्टीप्लाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। हम सोच रहे हैं सर ये टी पहले लिखा हुआ है, बाद में क्यों नहीं लिख रहे हैं। हमेशा कैपिटल वाला पहले लिखा जाता है, स्मॉल वाला बाद में। ठीक है, फिर इस वाले टी का इस वाले टी के साथ मल्टीप्लाई, इस वाले टी का इस वाले टी के साथ। ठीक है, सारे के सारे कैसे बने हैं, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, ये लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, अब ये दूसरा वाला कहां से ले आए हम, यही नहीं समझ में आ रहा है, कहां से ले आए। मैंने कहा है एक पौधा तो मेंडल ने बोया नहीं था खेतों में, बहुत सारे पौधे थे। ठीक, उन्हीं में से दूसरा एक तो चुन लिया, एक को मेल कंसीडर कर लिया और एक को, बहुत सारे पौधे थे वहां पर, एक को मेल कंसीडर कर लिया, दूसरे को क्या कंसीडर कर लिया, फीमेल कर लिया। फिर वही रूल, दोनों टी को अलग अलग लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक को मेल लिखा हुआ है तो एक को मेल एक साइड में, दूसरे को कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला कैपिटल टी का इस वाले टी के साथ मल्टीप्लाई, बड़े वाले टी के साथ मल्टीप्लाई। जब बड़े वाले टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टी और ये वाला टी तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये वाला टी कैपिटल टी है, फिर स्मॉल टी है, तो दोनों एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। बात आई समझ में, ऐसे हमने क्रॉस करवाया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बना है, एक प्योर टॉल, दो हाइब्रिड टॉल, तीसरा प्योर। हम रूल कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं अभी बताइए भाई। हम पढ़ना चाह रहे हैं लॉ ऑफ कौन सा, सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं सुनिए। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसलिए कहते हैं कि जब भी गैमेट्स बनने का समय आता है, ठीक है, जब भी गैमेट्स बनने का समय आता है तो जीन्स के एलील एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, गैमीट बनने का समय आता है तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखिए ये दोनों साथ में थे, दोनों एलील क्या थे, ये एक कैपिटल टी वाला एलील और ये एक स्मॉल टी वाला एलील। ठीक है, ये दोनों एलील है, ये दोनों एलील साथ में थे। ठीक है, जब गैमीट बनने का समय आया तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। इसे क्या कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए जब ये साथ में थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में है, ठीक है, दोनों साथ में, तो कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, केवल कैपिटल टी। कौन एक्सप्रेस कर रहा है, केवल। आप इसको बताओ, मैं अगर ऐसे ही सारी चीजें भूल जाओ और अगर मैं ये लिख देता हूँ, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये टॉल है कि ड्वार्फ है, इसको देख के क्या समझ आ रहा है, आप बताइए, टॉल है कि ड्वार्फ है, टॉल है। सभी को समझ आ रहा है। ठीक, क्यों आ रहा है टॉल देख करके समझ में, क्योंकि एक बात पता है, इस वाले के सामने ये वाला बेचारा शांत बैठा रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। क्यों, ये एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है, तो दोनों में से एक दिखेगा। ठीक, अब गैमीट बनने का टाइम है। गैमीट कब बनता है, जब करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं आपको पता है, कैसे करते हैं। मेल प्लांट बनाता है पॉलन ग्रेन,
मेल प्लांट क्या बनाता है? छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन, और फीमेल प्लांट बनाता है क्या? एग। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या हो जाता है? जब पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट और एग दोनों मिलते हैं तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन, तब जाकर के बनता है सीड। ठीक है, तब जाकर के किसका फॉर्मेशन होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम देखें, यहां पर ये था, क्या था? ये टॉल था। कैसा टॉल था? हाइब्रिड टॉल था। मैं कौन सा बता रहा हूँ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है जब वो गैमीट बनाते हैं तो गैमीट बनाते टाइम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब क्या बनाते हैं? गैमीट बनाते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एलील गेट सेपरेटेड। से क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहते हैं? मैंने अभी यही कहा था ना, मैंने कहा था ये जब दोनों साथ में है तो दिखता केवल कौन है? डोमिनेंट वाला। दोनों साथ में तो दिखता केवल कौन है? डोमिनेंट वाला। दोनों अलग अलग हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर गैमीट बना, गैमीट बना तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। आप इसको देखोगे तो आपको क्या समझ आ रहा है? एक एलील। इसको आप देख रहे हो तो समझ आ रहा है ये एलील है। किसका एलील है? ड्वार्फ का। इसको आप देख रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है? एलील है तो किसका है? ये किसका है? ड्वार्फ का। ये किसका है? ये किसका है? यानी जब गैमीट बनता है तब वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं। जब गैमीट बनता है तो वो अपनी किस फॉर्म में होते हैं? एलील प्योर फॉर्म में होते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तभी तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मिक्सिंग हुई क्या कभी? देखिए मेंडल ने लिया था जब एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। मेंडल ने क्या लिया? एक लंबा पौधा, बौना पौधा। जब दोनों का क्रॉस करवाया तो पहली जनरेशन में क्या बना? सारे के सारे लंबे पौधे। ठीक है, मेंडल ने एक लंबा पौधा चुना और एक बौना पौधा चुना, तो दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो सारे पौधे कैसे बने? लंबे बने। ठीक है, जब दो लंबे पौधों का, ये जो हाइब्रिड लंबे पौधे थे, इनका आपस में क्रॉस कराया, है ना, मेंडल ने वही बीज बो करके देखा, और बीज बो करके देखा सारे लंबे थे और लंबे वाले पौधे दो चुन लिए, एक को मेल एक को फीमेल, दोनों का क्रॉस करा दिया। फिर से अब जो बना उनमें से कुछ लंबे भी थे और कुछ बौने भी थे। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ब्लेंडिंग हुई होती, मिक्स हो गया होता कुछ भी, तो यहाँ पर ये चीज आपको नहीं दिखती। कोई भी पौधा बौना नहीं बनता। यहाँ पर बौना बना ना, यहाँ पर बौना बन रहा है ना, ठीक है ना, ड्वार्फ कैरेक्टर दिख रहा है ना, ये इस बात का सूचक है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है और गैमीट अपनी प्योर फॉर्म में रहता है। गैमीट अपनी किस फॉर्म में रहता है? प्योर फॉर्म। अब बताइए कोई दिक्कत हो इस रूल में? आपको बताइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई दिक्कत है तो बताइए। आ गया समझ में? अब रेशियो आता है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशियो आपको देखना होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशियो, आपको दो तरह के रेशियो होते हैं, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आप ऐसे समझ लो, फिनोटाइप वो होता है, जैसे मैं इस क्लास में आया जब पढ़ाने के लिए, कोई चश्मा लगाए? कोई नहीं लगाया। मान लो कोई लगाया होता चश्मा, मुझे ऐसा पता था कि जो बच्चे चश्मा पहनते हैं वो होशियार होते हैं। तो मान लो इस क्लास में 3 बच्चे ऐसे थे जो चश्मा लगाए हुए, मैं ऐसा सोचा करता था। ठीक, बाद में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला उनमें से केवल क्या है, एक ही होशियार था, बाकी सब कैसे थे? बाकी जो है उनसे होशियार नहीं थे। मैंने दिमाग में ऐसा सोच रखा। अच्छा, जो बाहर से दिख रहा है उसे कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, और फिर मैंने आ करके जो पढ़ा करके देखा उसे कहा जीनोटाइप। मतलब ऐसे समझ लो, फिनोटाइप जब मेंडल ने बाहर से देखा उसको, पौधे का पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन कराने के बाद जो पौधे से सीड तैयार हुआ, सीड को बोया, सीड को बोने के बाद उनको पौधे दिख रहे थे मेंडल को और चीजें कुछ नहीं पता थी। मेंडल पहले क्या देख रहे थे? उसका केवल फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। मेंडल को पता था कि सारे पौधे लंबे बने,
ठीक है, इसे क्या कहा था, फिनोटाइप। अब यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में कैसे दिख रहे हैं और जेनेटिकल अपीयरेंस में कैसे दिख रहे हैं। आप अगर बाहर से देखो तो यहाँ पर 3 पौधे लंबे हैं, एक ये लंबा है और एक ये लंबा है और एक ये लंबा है। कितने पौधे टॉल हैं? 1 2 3। कितने पौधे ड्वार्फ हैं? केवल। तो यहाँ पर जो पीआर रेशियो आया, पीआर मतलब हुआ फिनोटिपिक रेशियो, पीआर रेशियो आया 3:1। ठीक है, और जो जीआर रेशियो आया, जीआर रेशियो मतलब जीनोटिपिक रेशियो, वो आया 1:2। यहाँ पर देखिए एक प्योर टॉल है तो 1, 2 कैसे है, हाइब्रिड टॉल है तो रेशियो 2, एक प्योर ड्वार्फ है तो रेशियो, तो आया रेशियो 1:2:1, 1 रेशियो 2 रेशियो। बात आई समझ? कुछ होता है थोड़ा बहुत। आगे बताऊं मैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हटा दो इसको मैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें लगभग समझ में आ गया। जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो दोनों हमने देख लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। मेंडल का एक रूल था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 रूल थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं। सॉरी, बायोलॉजी में एक्सेप्शन वर्ड गलत मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है, मतलब वहाँ पर कुछ रूल फेल भी हो जाते हैं, कई जगह पर रूल फेल हो जाता है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कभी भी फेल नहीं होता। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कौन सा मेंडल का रूल नाम था रूल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कतई नहीं आएगा, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस तक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आएगा, ठीक है। क्लास 12th में है इसीलिए बता रहा हूँ, मतलब कुछ लोगों की डिमांड थी क्लास 12th में है, ठीक है, वहाँ डिटेल में है, इसलिए क्लास 10th में नहीं आएगा, ठीक। क्लास 10th में डाई हाइब्रिड क्रॉस है, एग्जांपल रूल पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आपसे जीनोटिपिक रेशियो पूछे, फिनोटिपिक रेशियो पूछे, ये नहीं आएगा, ठीक। चलिए, अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं गैमीट बनाने की। अगर हम 2 कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं तो गैमीट कैसे बनाएंगे, ठीक है। 2 कैरेक्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक। पहले 2 कैरेक्टर को देख तो लें, वो कौन कौन से। हमने अभी शुरुआत जब की थी तो वहां पर मैंने दिखाया था आप लोगों को, मैंने कहा था 2 कैरेक्टर, एक था सीड का कलर और एक था सीड का शेप। सीड का कलर 2 ठो कौन सा था, येलो और सीड के शेप कौन कौन से थे, राउंड और रिंकल। 2 थे शेप, 2 थे कलर। 2 अलग अलग कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं, दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे मैं क्या कह दूं, एक साथ पढ़ रहे हैं, ये एक 2 कैरेक्टर एक साथ, क्या कहा जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो एग्जांपल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसका एग्जांपल है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ, ठीक। पहले इसके पहले मैंने कहा गैमीट बनाना सीखना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हमें पढ़ना है।
मेंडल ने लिया पहले येलो राउंड। मेंडल ने जो पौधा चुना, जिस पौधे में सीड हुआ करते थे येलो और सीड का शेप हुआ करता था राउंड, मेंडल ने वो पौधे चुने। ठीक है, मटर की फलियों को निकाल करके देखा और मटर की फलियों में जो बीज थे उनका शेप था राउंड, उनका कलर था येलो। इनका क्रॉस करवाया मेंडल ने ऐसे सीड्स के साथ में जो दिखते थे कैसे कलर में, ग्रीन, और जिनका शेप हुआ करता था मेंडल ने ढूंढे, ऐसे मिल गए मेंडल को। कुछ ग्रीन और रिंकल्ड टाइप के भी थे, है ना। बागवानी में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो येलो और राउंड शेप के हैं सारे के सारे यहाँ पर इस पौधे में। फिर दूसरा पौधा देखा उन्होंने देखा कि इसमें तो ग्रीन है सारे के सारे सीड, और कैसे हैं, रिंकल मतलब थोड़े से पिच के टाइप के हैं। ठीक, इन दोनों का क्रॉस करा दिया। जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में पता है क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में जो बने वो थे सारे के सारे येलो और फर्स्ट जनरेशन में जब दो कैरेक्टर को चुना एक बार में, और इन दोनों को चुन करके जब इनका क्रॉस करवाया तो जो पौधे बने वो यहाँ पर कैसे पौधे बने थे, येलो, सारे के सारे पौधे ऐसे। ठीक, यानी वही सेम प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया होगा, एक को मेल एक को फीमेल, उनमें से पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन कराने के बाद जो पौधे सीड तैयार हुए, सीड को बोया, सीड को बोने के बाद जो तैयार हुआ वो उनमें देखा मटर की फलियां कैसी थी, वो येलो थी और राउंड थी। ठीक, बताऊं आगे मैं इसको। अब आते हैं गेमिंग। हमने इनके अल्फाबेट चुन लिए हैं पहले। अल्फाबेट बताइए। वाई है, ठीक है। कैपिटल वाई और दो वाई होंगे, एक ये वाई येलो कलर वाला और दूसरा ये वाई किसका, आपको जब भी इस तरह के केस में गैमेट बनाना है तो आप फोर्क लाइन मेथड का यूज करेंगे। दो लाइन खींच दीजिए ऐसे। येलो का आपने सबसे पहले चुन लिया, पहला गुण एक कैरेक्टर को आप चुन लीजिए, येलो को चुन लिया आपने, यहाँ पर किसको चुना, येलो। ठीक है, यहाँ पर इसका इसके जो है अपोजिट वाला, कंट्रास्टिंग वाला, जब आपने इसके अपोजिट वाला चुना तो यहाँ पर कौन सा था, ये अपोजिट वाला ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया वाई। दोनों में कितनी लाइन खींची है, दो लाइन खींची। ठीक है, राउंड के लिए लिखते हैं आर, रिंकल्ड के लिए लिखते हैं, राउंड के लिए लिखते हैं बताइए कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस वाले y का इस वाले के साथ में मल्टीप्लाई, तो बना इस वाले y का इस वाले r के साथ में, तो बना। ठीक है, इस वाले y का इस वाले r के साथ में, तो बना स्मॉल y कैपिटल, इस वाले y का इस वाले r के साथ में, तो यहां पर बना स्मॉल y स्मॉल r। ठीक, बात आई समझ में। जब ये कब है, ये कब की कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब ये हाइब्रिड कंडीशन में होंगे। जब ये कैसे होंगे, हाइब्रिड कंडीशन। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये प्योर कंडीशन। ये क्या है, प्योर कंडीशन में हमें गैमेट बनाने के लिए सोचना नहीं। इसका होगा कैपिटल वाई, इसका होगा कैपिटल आर, इसका होगा स्मॉल वाई, इसका होगा स्मॉल आर। यहाँ पर गैमेट बनाने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं। क्या गैमेट बनेगी यहाँ पर बनेगी कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर बनेगी स्मॉल वाई स्मॉल आर। दो ठो बन जाएंगे, यहाँ पर दो है ना, डाई हाइब्रिड है तो कितने बन जाएंगे, यहाँ पर भी दो बनेंगे और यहाँ पर भी कितने बनेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर जो बन करके तैयार हुआ है, ये कौन सा है? येलो और राउंड। ये वाले येलो राउंड और ये वाले येलो राउंड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये प्योर है तो ये कैसा है बताइए? ये प्योर है और ये कैसा है? ये वाला प्योर है और ये वाला कैसा है? डिफरेंस है दोनों। हाइब्रिड वाले को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? अब हाइब्रिड वाले को जैसे वहां पर लिखा था, जब कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में किया था तो यहाँ पर क्या बन गया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर आपने येलो राउंड का ग्रीन रिंकल के साथ में क्रॉस कराया, यहाँ पर येलो और राउंड का हाइब्रिड लिखना है आपको। ठीक है, तो आप सेम वालों को चुन लीजिए। सेम वाला कौन है? एक येलो और ग्रीन, येलो और सेम वाला कौन है? राउंड और तो येलो और ग्रीन का बना लीजिए पहले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर दूसरा कौन सा है? राउंड और रिंकल्ड वाला, कैपिटल आर। कोई दिक्कत? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। दोनों सेम वाले चुन लीजिए। जैसे कि आपने येलो को चुना तो ग्रीन के साथ में आपने बनाया, राउंड को चुना तो रिंकल्ड के साथ में बनाया। वही चीज तो यहाँ पर भी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, अब इनका आपको कराना पड़ेगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराना है? सेल्फिंग करवानी। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम इसी के जैसे का दूसरा भी चुना। अब इसकी गैमीट अगर आप बनाना चाहते हो इसकी, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। क्या करोगे आप? दोनों वाई लिख लीजिए, कैपिटल वाई लिख लीजिए, स्मॉल वाई लिख लीजिए, दो ठो लाइन खींचिए, दोनों के फोर्क बनाइए दो, एक आर लिखिए कैपिटल वाला, दूसरा स्मॉल आर लिखिए। एक बार इस छोटे वाले वाई बड़े वाले वाई का बड़े वाले आर के साथ में मल्टीप्लाई करिए, फिर एक बार ये कैपिटल वाई का फिर स्मॉल आर के साथ में मल्टीप्लाई करिए। सेम यही रूल यहाँ पर फॉलो करिए तो गैमीट बन करके तैयार हो गए। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। माता ही समझ आया? 4 गैमीट बन गए मेल की, 4 गैमीट इसके बन गए और 4 गैमीट इसके बन गए। टोटल कितने गैमीट बने? 4 यहाँ बन गए, 4 यहाँ बन गए, 4 और 4 कितना हो गया? ठीक, इतनी बात समझ में आई ना? इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें? आगे बताऊं? आ रहा है समझ? मैं इसलिए कह रहा था कुर्सी की पेटी थोड़ा सा बांध लीजिए क्योंकि लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मुझे पता है, अभी तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आता है, 12th में पढ़ाता हूँ बच्चों को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो उस समय तो कोई बात नहीं, चलो नहीं सीखेंगे तो पढ़ जानेंगे कैसे? बात बताइए। मतलब इन चीज़ों के बारे में अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो फिर आगे भी वही चीज़ रहेगी। क्वेश्चन आएगा अगर नीट में या फिर डिफरेंट जो भी एग्जाम देने, वहाँ नहीं होगा हमसे। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, आदत डालिए। मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है तो इस वजह से हमें थोड़ा सा चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, और थोड़ा सा हमारे लेवल से भी ऊपर है तो इस वजह से भी हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना? क्योंकि अभी हमने क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं देखा है, किस प्रकार से क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। मियोसिस माइटोसिस सुना होगा आपने अगर, है ना? सेल डिवीजन के स्टेप होते हैं, मियोसिस के भी 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो जब वो चीज़ें आप समझ जाओगे ना तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, मैं एक माइंड मेकअप कर रहा हूँ, है ना, आगे के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। इतनी चीज समझ में आई यहाँ तक जो मैंने बताया? क्या क्या बताया मैंने बताया कि जब आप 2 कैरेक्टर को एक साथ चुन रहे हो, और कैरेक्टर कौन कौन सा है? सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का कौन कौन सा कलर लिया आपने? येलो और ग्रीन। सीड का कौन कौन सा शेप लिया है? राउंड और रिंकल्ड। जब इनका आपने क्रॉस कराया, येलो और राउंड दोनों कैसे थे? प्योर। ग्रीन और रिंकल्ड दोनों का क्रॉस कराया, दोनों कैसे थे? ये दोनों प्योर। इनका क्रॉस कराया
तो फर्स्ट जनरेशन में जो पौधे बने वो कैसे थे सारे के सारे? येलो और राउंड थे। तो येलो और राउंड, लेकिन वो सब कैसे थे? ठीक है, इनका आपने जीनोटाइप लिखा। ये दोनों प्योर है, येलो ये वाला प्योर है तो आपने लिखना होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। राउंड वाला ये प्योर है तो आपको लिखना होगा कैपिटल आर कैपिटल आर। ग्रीन वाला प्योर है तो आपको लिखना होगा कैपिटल स्मॉल वाई। और ये राउंड वाला रिंकल्ड वाला प्योर है तो आपको लिखना होगा स्मॉल आर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? इन दोनों का क्रॉस कराया तो यहाँ पर जो बना वो हाइब्रिड था, और इस हाइब्रिड का मैंने बताया कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। कैसे बना है वो मैं दिखा दूं। जब कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, इनका क्रॉस करना तो यहाँ पर बना कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये जब क्रॉस कराया आपने कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, यहाँ पर जो आपने सारे के सारे पौधे आप देख रहे हैं वो इस प्रकार नहीं दिख रहे हैं आपको? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ सारे के सारे ऐसे ही बने। ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इनमें से एक को आपने मेल चुन लिया और दूसरे को आपने क्या चुन लिया? अब इनका क्या करा दिया? दोनों का क्रॉस करा, सेल्फिंग कराई। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। मैं रिजल्ट पे आता हूँ, बाद में कैलकुलेशन पर आऊंगा। रिजल्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। रिजल्ट मेंडल ये कहते थे कि एक कैरेक्टर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। यानी ये कलर है सीड का और ये शेप है, ये वाला कैरेक्टर इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, इससे अफेक्ट नहीं होगा। यानी इस वाले येलो का कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ में है, राउंड और रिंकल्ड के साथ में नहीं। इसे येलो और ग्रीन जो कॉम्बिनेशन है इन्हें अपने वाले से मतलब, इससे मतलब नहीं। यानी जब भी क्रॉस होगा तो ये वाला कैरेक्टर इस वाले को प्रभावित नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं, और ये वाला इसको नहीं प्रभावित नहीं करेगा। हमेशा किसको प्रभावित करेगा ये येलो? अपने वाले को। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करता डाइहाइब्रिड कंडीशन में। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये रूल एक जगह फेल हो जाता है अगर जीन पास हुए। ये क्रोमोसोम है। यस सर। एक कैरेक्टर यहाँ पर रखा है, ये है कलर का, कलर है येलो। ठीक है, और ये कैरेक्टर है यहाँ पर शेप का, शेप है राउंड। ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर दूर रखे हुए, ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर दूर है? इससे क्या मतलब है बताओ? इतनी दूर है। लेकिन अगर ये यही यहाँ पर होता एकदम पास में, मतलब होता, पड़ोसी अगर होता तो मतलब होता। अगर ये दोनों दूर दूर है तो मतलब नहीं। यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करता। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उनका इनहेरिटेंस होता है तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करता, एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करता। इसी रूल को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, बात आई समझ में? इसको भी बताना है, क्रॉस बताना है क्या? इसका नहीं बताना है, क्या करना है? इसका सर जीनोटाइप रेशियो बताइए। जीनोटिपिक रेशियो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे इनका क्रॉस कराएंगे, गैमीट ये बनेगी 1 2 3 4 मेल की और इसी की और ऐसे ही फीमेल की।
कितनी गैमेट बनी टोटल? 4 और 8 4 8 गैमेट बनी। हमें यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा उसको। 1 2 3 4 1 2 3 4 गैमेट लिख दीजिए ऊपर यहाँ पर ऐसे कैपिटल वाई ऐसे 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 यहाँ पर ऐसे फिर क्रॉस करेंगे। खाने कितने बने टोटल? 1 2 3 4 और 4 4 16 खाने बने। रेशियो में बता दूं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? पीआर आता है 9 रेशियो 3 रेशियो 1 और जीआर आता है 1 to 1 2 4 2 1 to 1 121 242 121 121 का डबल 242 242 का आधा 121 1 to 1 2 4 2 1 to 1 याद रहेगा। 9331 ये रेशियो पीआर का था। ये रेशियो क्या बताता है समझने की कोशिश करिए। ये बताता है 9 क्या बने, 9 पौधे कौन से थे? तो थे येलो और ब्राउन। 3 पौधे थे येलो और रिंकल्ड, 3 थे ग्रीन और ब्राउन, एक पौधा था ग्रीन और रिंकल्ड। ये बताता है फिनोटाइपिक रेशियो को। यस सर। ठीक है, येलो वाले ने कहीं पर भी अपने राउंड या रिंकल्ड शेप के साथ में, मतलब ये ऐसा नहीं था कि भाई मैं अब येलो है तो येलो वाला जो है कॉम्बिनेशन बना रहा है ग्रीन के साथ में, तो वो कतई जो है ये नहीं कहता कि मैं राउंड वाला है तो मेरे साथ राउंड वाला हुआ करता था मैं राउंड वाला ही रखूंगा। नहीं, उसे किससे मतलब है? केवल ग्रीन से, अपने वाले से। ठीक है, इसी को हमने कौन सा रूल कहा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। रूल का स्टेटमेंट यही था कि जब नहीं, इसमें इस रूल में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इनहेरिटेंस के समय क्या नहीं करता? इफेक्ट नहीं करता। इसी को क्या कहा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट हो जो तो वो अपने आप एक्सप्रेस कर पाएगा। इसका एक्सेप्शन है, इसका भी क्या है? एक्सेप्शन। जब जीन्स क्या होंगे? बहुत पास पास। अगर दूर दूर होंगे तो तब ये रूल सही है, अगर पास पास होंगे तो ये रूल फेल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। पूछना है किसी को कुछ? किसी का कोई डाउट है तो बताइए, बताइए। कोई डाउट नहीं? सर इसका क्रॉस नहीं आएगा इसमें? एग्जाम में ये क्रॉस नहीं आएगा, अगर तुम्हारी बहुत किस्मत खराब है तो शायद। तो सर आपने अनसॉर्ट लगाए? सर क्वेश्चन तो रहते हैं उसमें, इसलिए पूछा। अनसॉर्ट में नहीं, क्वेश्चन अनसॉर्ट में आए हैं? नहीं ना। सैंपल्स में भी। जहाँ तक Sample मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि बनाते वक्त गलत हो जाता है। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये रिवीजन के टॉपिक नहीं, ये पूरा टॉपिक लेक्चर वाले टॉपिक है। अब मैं एक दिन में 1 घंटे में इनको टॉपिक को मैं ख़त्म भी करना चाहूँ तो मतलब एक दिन में मुझे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही पढ़ाना है बस केवल यही है। जब तक लड़का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्रॉस बनाना ना सीख ले तब तक मैं यही करता हूँ, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाता हूँ। अब रिवीजन क्लास है तो 1 घंटे में कितना ही मैं मोनोहाइब्रिड भी बता रहा हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें हो सकता है कि मिस हो ही हो, नहीं उतना जो है, क्योंकि टॉपिक भी बहुत लेंदी था इसमें। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस आप 2 पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तीसरे के चक्कर में मत पड़िए, डाई हाइब्रिड क्रॉस मत पढ़िए। ठीक है, मत परेशान नहीं आएगा। सर इसका सर खाली फिनोटाइपिक रेशियो बताएगा। रेशियोज याद है सर, लेकिन मैंने 1-2 सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्रॉस बनाने के लिए भी प्रॉपर कह दिया था, तो पूरा क्रॉस बनाना पड़ा। सैंपल पेपर नहीं, आप ये बताइए अनसॉल्व पेपर में कभी सीबीएसई बोर्ड में कभी आपने देखा है कुछ? सैंपल पेपर छोड़ दीजिए, सीबीएसई में तो नहीं देखा, बट अभी जो पिछले नहीं, सॉल्व करे अभी सैम्पल देखिए, पेपर, मुझे यूपी बोर्ड की बात करूँ अगर, तो यूपी बोर्ड सबसे लेंदी बोर्ड्स में से एक है। अभी पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में अभी तक ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आया है। तो आप
इसकी उम्मीद तो मत ही करिए कि आपके यहाँ सीबीएसई में पूछेगा। सैंपल पेपर मैंने भी लगाया तो उसमें नहीं मिलेगा ना, मैं कह रहा हूँ आपको कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट भी नहीं मिला। स्टेटमेंट भी मुश्किल से दो तो पूछेगा, डिस्क्राइब करने को दिया था, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। बस यही पूछेगा आपसे, आप इसी को ही पढ़िए बस, ठीक, एक्स्ट्रा मत परेशान होइए। और कोई टॉपिक इसके अलावा कोई किसी का रिवाइज करने के लिए कुछ रह गया, कुछ एक्स्ट्रा बताना हो तो मैं आगे की क्लास रखूँ, बताइए। कुछ और टॉपिक पढ़ना है कोई आपको? डबल सर्कुलेशन एक लेक्चर कल का और चाहिए, ठीक है चलिए। हार्ट की फंक्शनिंग वगैरह बता दें, डबल सिर्फ सर्कुलेशन हो गया। वो बता दूंगा। और कोई? डबल सर्कुलेशन, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वो आता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस, चारों एक्सपेरिमेंट उसके याद है? हाँ। पूछता है ना। और अरे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह तो क्लियर ही होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट। चलिए ठीक है, कल का एक लेक्चर होगा, मैं जो समझ में आएगा, जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट होगा। यस थैंक यू सर। इधर से बंद